हेलो दोस्तों। वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 7 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो आज की इंडियन एक्सप्रेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग कोर्ट मार्शल इन जम्मू एंड कश्मीर किलिंग ऑफ 3। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट ने कुछ टाइम पहले एक सुसाइड कमिट किया था। ऐसा माना गया था उस टाइम पर कि कुछ कास्ट बायस देखने को मिला है, पर आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट ने बोला है कि नहीं, उस पर्सन ने जो सुसाइड किया ना वो खराब एकेडमिक्स की वजह से किया है, ना कि कास्ट बायस की वजह से। देखो, दोनों ही चीजें चाहे आप बात कर लो कोई भी रीजन की, बट कहीं ना कहीं काफी बार ना हमें देखने को मिलता है जो इंडिया के काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें भी इस तरह के सुसाइड देखने को मिल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज भी हमें काफी सारे चेंजेस करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि कास्ट जैसी जो चीजें हैं वो उसकी वजह से अगर जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की चीजें आईआईटीज या इस तरह की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें उसकी वैल्यूज को डेफिनेटली इंटरनलाइज करने की जरूरत है, ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी का अच्छे से कल्पना कर पाए। सिमिलरली ये चीज को द हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया है। अब चलते हैं आगे मैपिंग की तरफ। देखो, कल के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर्स का आप मुझे नीचे आंसर बताओगे और इनकी मैपिंग करने की कोशिश करोगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो रिवर्स के रिगार्डिंग था। अब चलो एक एक करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले स्टार्ट करते हैं जाम्बेजी रिवर से। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो जाम्बेजी रिवर सर कहाँ देखने को मिलेगी, ये हम बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, जो जाम्बिया है यहाँ पे, यहाँ से इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ और इस तरह से मूव करते करते राइट ये आ जाती है कहां पर, मोजाम्बिक चैनल, या बात कर लो आप इंडियन ओशन की। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये फ्लो कहां पे करी, इंडियन ओशन के अंदर। ये है जाम्बेजी रिवर, फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। एंड डिफरेंट कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल जाम्बिया हो गया, एंगोला हो गया, नमीबिया हो गया, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इनसे मूव करते हुए मोजाम्बिक की तरफ हमें जाती हुई ये दिखने को मिल जाती है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिवर है जो कि फ्लो करती है कहां पर, इंडियन ओशन के अंदर। सिमिलरली दूसरा है हमारे पास वोल्गा। अब ये वोल्गा रिवर आप देख सकते हो, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा इनफैक्ट। तो वोल्गा रिवर का इस तरह से पाथ है और यहाँ पर कैस्पियन सी के अंदर इन दी एंड आके फ्लो करती है। कैस्पियन सी की हमने मैपिंग ऑलरेडी कर रखी है, तो ये तो आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन ही होगा। इसी तरह से एक है हमारे पास थेम्स रिवर। देखो, अगर आपका कोई फ्रेंड ना लंदन वगैरह में रहता है तो उसने आपके साथ कभी ना कभी थेम्स रिवर के बारे में अच्छे से डिस्कशन जरूर किया होगा। क्यों, ये देखो, लंदन के थ्रू गो होके ये जाती है, ये जो थेम्स रिवर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये इसका पाथ रहा एंड ये कहाँ पे फ्लो करी, ये फ्लो करी है नॉर्थ सी के अंदर। तो उसका आंसर क्या होगा, थेम्स रिवर का नॉर्थ सी होगा। सिमिलरली मैकॉन्ग रिवर, ये तो हम अक्सर डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, मैकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में भी डिस्कस किया था एंड मैकॉन्ग रिवर का हमने पाथ भी एक बार ट्रेस किया था। तो यहाँ पर नोटिस करो कि ये किस में जाके फ्लो कर रही है इन दी एंड, ये फ्लो कर रही है इन दी एंड साउथ चाइना सी के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ चाइना सी। तो यहां पर मैकॉन्ग क्या अंडमान सी, नहीं सर, साउथ चाइना सी। थेम्स क्या आयरिश सी, नहीं सर, ये नॉर्थ सी हो गया। वोल्गा बिल्कुल कैस्पियन सी है। जाम्बेजी हो गया, यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये चीजें आपको नोटिस करोगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर एक चीज सोचो, हो सकता है आप में से किसी को चारों का आइडिया ना हो, ऑब्वियसली सबको नहीं होगा, पर किसी को हो सकता है मैकॉन्ग के बारे में पता हो, किसी को हो सकता है जाम्बेजी के बारे में पता हो, किसी को थेम्स के बारे में पता हो सकता है, किसी को वोल्गा के बारे में। सबको अपना अपना आइडिया हो सकता है कि किसने कोई चीज क्या पढ़ी है। तो उस बेसिस के ऊपर भी ना आप अपने आंसर के करीब पहुंच सकते हो। सर कैसे, जैसे मान लो आपको मैकॉन्ग का पता था कि मैकॉन्ग रिवर अंडमान सी में नहीं साउथ चाइना सी में फ्लो करती है, तो उसके बेसिस के ऊपर आप ए और डी को एलिमिनेट कर सकते थे। तो आप क्लोज पहुंच गए अपने आंसर के कि या तो आंसर सी होगा या डी होगा। ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर अगर आपके पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स अच्छे हैं ना, तो आप भी इस तरह से कुछ चीजें एलिमिनेट कर पाओगे एंड उस बेसिस के ऊपर अपने आंसर के थोड़ा करीब जा पाओगे। यही एक तरह से हो सकता है कि एलिमिनेशन के थ्रू हो गया या और जो कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं उनके थ्रू आप अपने आंसर के थोड़ा क्लोज पहुंच पाओ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सिर्फ इतना नहीं है कि आपको कोई नई लर्निंग देनी है, नहीं, उसके साथ ही साथ कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है वो भी थोड़ा हम साथ में सीखते चलते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आर्मी कोर्ट मार्शल। देखो, पहले तो मुद्दा ये है कि कुछ लेबरर्स थे, ठीक है,
जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली साउथ कश्मीर के अंदर, उनके शोपियां डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऐसा एक हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल थे, उन्होंने क्या बोला कि नहीं ये लेबरर नहीं है, ये टेररिस्ट है, और एक तरह का ना उनका एक स्टेज इनकाउंटर किया गया। ठीक है, अब नोटिस करो, अगर मान लो ये सारी चीजें होती हैं या कोई भी चीज होती है तो हम कोर्ट में जाते हैं, पर यहां पर ना एक मिलिट्री कोर्ट होता है। ठीक है, जिस तरह से सिविलियन कोर्ट होता है ना, उसी तरह पे एक होता है मिलिट्री कोर्ट। इसी का नाम क्या होता है? कोर्ट मार्शल। राइट। और जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल है, उनके ऊपर ये जो कुछ भी मुकदमा चलना होता है वो यहाँ पर चलता है कोर्ट मार्शल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल सर, किस तरह का मुकदमा हो सकता है? मान लो इनके भी तो अपने रूल्स होते हैं ना कुछ, अगर ये अपने रूल्स को तोड़ दे, इनको डिसिप्लिन में रहने को कहा गया हो, वो डिसिप्लिन को फॉलो ना करें, ठीक है, तो इस तरह की कुछ ना कुछ गड़बड़ करें, तो उस तरह की चीजों को कहां पे ट्राई किया जाता है? दे आर ट्राइड इन कोर्ट मार्शल। तो आई होप आपको सारा मीनिंग समझ आ गया होगा कोर्ट मार्शल का। तो एक तरह की इनको कोर्ट मार्शल को अथॉरिटी है कि वो गिल्ट चेक कर पाए कि आर्मी फोर्सेस ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, किस तरह की उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा और लीगल प्रोविजन की अगर हम देखें, तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट है 2007 का, इसको पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, और इसके थ्रू फॉर्मेशन किसकी हुई? एएफटी की, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल सर ये करता क्या है? देखो, कोई भी डिस्प्यूट्स हो गया, कोई भी कंप्लेंट्स हो गया डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के रिगार्डिंग, वो सारी कंप्लेंट्स को यहाँ पे देखते हैं, चाहे आर्मी एक्ट हो, नेवी एक्ट हो गया, एयरफोर्स एक्ट, ये सभी चीजें इसके द्वारा देखी जाती हैं। साथ में आप नोटिस करो, इस ट्रिब्यूनल के अंदर ना हमें जुडिशियल मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे। सर जुडिशियल मेंबर का क्या मीनिंग होता है? देखो, जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हो गया, वो हो गए जुडिशियल मेंबर्स। ऑन द अदर हैंड, ये आर्मी के साथ लिंक्ड है ना, बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस के साथ लिंक्ड है, तो आर्म्ड फोर्सेस के भी तो मेंबर चाहिए होंगे, बिल्कुल, वो आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स के अंदर। सर वो कौन होते हैं? देखो, मेजर जनरल हो सकते हैं, उसके ऊपर के कोई भी रैंक के, जिन्होंने 3 साल या ज्यादा के टाइम पर वो रैंक को होल्ड किया है, वो यहाँ पर मेंबर हो सकते हैं, उनके जो रिटायर्ड मेंबर्स होते हैं। साथ में यहाँ पे जज एडवोकेट जनरल भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पे मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, कोर्ट मार्शल भी अलग अलग काइंड्स के होते हैं। एक्चुअल में है क्या कि आपकी पोजीशन, या आई वुड रेदर से जो आपका रैंक है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के कोर्ट मार्शल बन रखे हैं, कि अगर थोड़ा रैंक लोअर है तो उसके लिए अलग कोर्ट मार्शल का नाम है, एंड अगर हायर रैंक है उसके लिए अलग कोर्ट मार्शल का नाम है। हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना कि किसका क्या नाम है, क्योंकि वो फिर हम डिफेंस फोर्सेस की रेडी करने लग जाएंगे, जो कि हमारे लिए जरूरत नहीं है। आर्मी एक्ट के अंदर ना जो आर्मी कोर्ट होते हैं, वो सभी तरह के पर्सनल को ट्राई कर सकते हैं, ऑफेंसेस को, बट मर्डर एंड रेप जो सिविलियन का होता है उसको ट्राई यहाँ पे नहीं किया जाता, ये सिविलियन कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा ही देखा जाता है। एक लास्ट चीज, यहाँ पर पार्डनिंग पावर, आप जानते हो आर्टिकल 72 हमारे प्रेसिडेंट साहब को जुडिशियल पावर यूज करने की परमिशन देता है, जहां पर क्या हो सकता है? पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट और रिमिशन, ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। इन सभी का मीनिंग क्या होता है, ये मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि इनका आखिर मीनिंग क्या होता है। कल मैंने, याद करो, एक क्वेश्चन दिया था आपको पॉलिटी का, कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो किस जुरिसडिक्शन के अंदर आती है? देखो, एक हमारे पास है आर्टिकल 131। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 131 के अंदर? सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स हैं, किस चीज के रिगार्डिंग? इंडियन फेडरेशन के केसेस के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक तरफ है सेंटर और दूसरी तरफ है एक स्टेट या कुछ और स्टेट्स, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, बिल्कुल। इस डिस्प्यूट को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हो सकता है एक साइड सेंटर हो, साथ में कुछ स्टेट्स हो, एंड दूसरी साइड कुछ और स्टेट्स हो, ये भी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही देखे जाते हैं। इसी तरह से हो सकता है स्टेट्स के बीच में अपने में डिस्प्यूट हो सकता है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट, वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। और ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट की, ये ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव है। सर इसका क्या मीनिंग ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव का? देखो, ओरिजिनल का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, डायरेक्टली जाओगे, यहां कोई अपील के माध्यम से नहीं जाओगे, वरना होता है ना कि आप अपील के माध्यम से चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, नहीं। जब मैं बात करता हूं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, आप जाओगे एट द फर्स्ट इंस्टेंस इन द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, अपील के माध्यम से नहीं जाना, इज नोन एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। उसी तरह से एक होता है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि कोई और कोर्ट, नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट। कहने का मीनिंग क्या? ये जो डिस्प्यूट होंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही देखे जाएंगे, किसी और के द्वारा
नहीं देखे जाएंगे, इसका मीनिंग है एक्सक्लूसिव। ओरिजिनल का मीनिंग क्या था सर? ओरिजिनल का मीनिंग था कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ना कि बाय वे ऑफ अपील। एट द फर्स्ट इंस्टेंट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, इसी का नाम होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये आर्टिकल 131 यही बोलता है कि सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे तो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कल के लिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है और इनमें से कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऊपर बने हुए हैं। फिर इनको हम कल डिस्कस कर लेंगे, 2022 का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीबी के बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब होता क्या है ना, स्पेशली मैं बात करूं राजस्थान के एरियाज में, वहां पर ये जनरली देखने को मिलता है। और भी हैं, गुजरात हो गया या कुछ और स्टेट्स भी हैं, महाराष्ट्र वगैरह, पर मेजर ये हमें राजस्थान के अंदर ही देखने को मिलता है। अब कई बार क्या होता है ना, ये काफी मतलब ये काफी हैवी है, पर ये साथ साथ फ्लाई भी करता है। तो फ्लाई करते हुए कई बार ऐसा नोटिस किया गया है कि ना उड़ते उड़ते ये कई बार जो बिजली के पावर लाइंस होती हैं, जो पावर लाइंस होती है ना, उसमें टकरा जाता है। एंड उस वजह से इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस वजह से हमने ऐसा कोशिश कर रहे हैं हम कि उन एरियाज के अंदर हम जो इनकी जो पावर लाइंस हैं उनको अंडरग्राउंड कर दें, या फिर अगर अंडरग्राउंड नहीं भी करी जा रही तो वहां पर हम कुछ बर्ड डाइवर्टर लगा दें। तो यही चीजों के रिगार्डिंग बार बार ये न्यूज में रहता है कि इसकी हम पॉपुलेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर। दिस इज ये आपको ऑस्ट्रिच की तरह देखने को मिलेगा एंड काफी ये हैवी होता है। अब यहाँ पर आप पिक्चर में ही जरा एक बार इमेजिन करो, ये कौन सा एरिया लग रहा है आपको? ये दरअसल में हम बात करें थोड़े ग्रासलैंड एरियाज के, ठीक है, वहां पर जनरली देखने को मिलेगा। तो कल को कोई आपसे प्रीलिम्स से पूछे ना कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, तो आंसर बोल देना नहीं, ये ग्रासलैंड हो गया, एरिड हो गया, सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, वहां थॉर्न स्क्रब्स हो गया, टॉल ग्रासेस के बीच में हमें देखने को मिल जाएगा। ये डायर्नल बर्ड्स होते हैं। कहने का मीनिंग क्या, दिन के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, स्पेशली दिन में भी, कब, सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे। राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर मेजर पॉपुलेशन है एंड उनमें भी कहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में थोड़ी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। राजस्थान के अंदर ना एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये काफी फेमस है जीबी के रिगार्डिंग की। साथ में ही ये जो ब्लैक बक वाला एरिया होता है ना, वहां पर उसी हैबिटेट में देखने को मिलते हैं जनरली हमें। साथ में ये ओमनीवोर्स होते हैं, मीनिंग क्या, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स में क्या, इंसेक्ट वगैरह के ऊपर फीड कर लिया एंड बाकी ग्रास सीड्स हो गया, इनके ऊपर ये साथ में फीड कर लेते हैं। राजस्थान के स्टेट बर्ड है एंड ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये बहुत ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी शेड्यूल 1 में लाई करते हैं डब्ल्यूपीए के, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड सीएमएस, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बन जाते हैं। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये बेसिकली आप कल के लिए करोगे अटेम्प्ट, और जो डेजर्ट नेशनल पार्क के रिगार्डिंग है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 64 योगिनी टेम्पल के बारे में, उसका एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखो पहली बात तो नोटिस करो 64 योगिनी टेम्पल के बारे में, अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअल में ना न्यूज में था। सर क्यों न्यूज में था? देखो आप जानते हो सेंट्रल विस्टा की बिल्डिंग हम बना रहे हैं, बिल्कुल, नया पार्लियामेंट बन रहा है, पर जो पुराना पार्लियामेंट है, बेसिकली जो अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, वो देख रहे हो, वो दरअसल में इसी के बेसिस के ऊपर बना है। ये 64 योगिनी टेम्पल की ही पिक्चर्स है मोरेना के पास में, तो वहां पर इसी का रेप्लिका एक तरह से मानते हैं हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है। तो एक बात तो ये हो गई कि न्यूज के में था सेंट्रल विस्टा, उस वजह से हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसका हमने देखा, तो 64 योगिनी टेम्पल एक देखने को मिल जाता है। साथ में आप नोटिस करो ये एक सर्कुलर टेम्पल है। अब इंडिया में ना टेम्पल्स बहुत है पर सर्कुलर टेम्पल काफी कम है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इकलौता एक सर्कुलर टेम्पल है, नहीं, और भी बहुत सारे सर्कुलर टेम्पल हैं, हाँ कम है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल इंडिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है ना कि सर्कुलर टेम्पल सिर्फ एक ही है, ये बात हो जाएगी गलत। उसी तरह से क्या ये वैष्णव कल्ट को प्रमोट करता है? सर ये भी गलत है, ये दरअसल में शैवाइट कल्ट को प्रमोट किया जाता है यहाँ पे। उसी तरह से चौथा स्टेटमेंट, यहाँ पर पॉपुलर बिलीफ ये है कि इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग के पीछे इंस्पिरेशन है, तो बिल्कुल ये तो करंट अफेयर्स में था, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो आप एक बात नोटिस करो, कई बार क्या होता है ना, मान लो आपने सिर्फ इतना आपको पता था, सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट आपको पता थी, आपको बाकियों का आइडिया नहीं था, तब भी आप वन और ए और बी को बेसिकली आप एलिमिनेट कर सकते थे। सी और डी में कंफ्यूजन रह जाती है कि यार सी होगा या डी होगा, पर थोड़ा और आइडिया लगाते तो कहीं ना कहीं शायद आप अपने आंसर तक भी पहुंच जाते कि इसका आंसर सी 1 एंड 4 ही है। दरअसल इसी पर्टिकुलर डायनेस्टी में जो देवपाल किंग थे ना, उस टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल ठीक है। कहने का मीनिंग क्या, एक तो नॉलेज पता लगी, एक पता लगा कि यार कुछ पर्टिकुलर आइडिया करंट अफेयर्स के बारे में होता ना, बहुत डिटेल नहीं भी पता होती, फिर भी आंसर के क्लोज हो पाते
और थोड़ा बहुत और एलिमिनेशन कर लेते तो अपने आंसर तक बिल्कुल सही तरह से हम पहुंच भी जाते। तो ये हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देखो इसकी गाइडलाइंस मतलब मार्च एंड में रिलीज होंगी। मैं आपको समझाता हूं कि बात क्या हो रही है। दरअसल में है क्या ना, एक हमारे पास RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सर इसका मीनिंग क्या होता है? देखो मान लो हमारा कोई बैंक है, कोई भी बैंक मान लो, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ना बैंक लोन देता है, बिल्कुल सर। अब बैंक चाहेगा क्या कि लोन भैया मैं किसको दूं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दूं, ठीक है, हो सकता है। वो नहीं चाहता कि मैं एग्रीकल्चर के लिए लोन दूं, पर नहीं, हमारे यहाँ पे गाइडलाइंस है, उनको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, PSL नॉर्म्स। इसके अंतर्गत हमने क्या बना रखा है, हमने बता रखा है कि भैया अच्छा, आपको एग्रीकल्चर हो गया, आपको MSME हो गया, आपको रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आपको हाउसिंग हो गया, आपको एजुकेशन हो गया, या फिर जो वीकर सेक्शंस हो गया कुछ, इन सभी को भी आपको लोन देना है, ठीक है। इन सभी की परसेंटेज डिफाइंड है कि इतने परसेंट लोन देना है। ओवरऑल हम अराउंड 40% की बात कर रहे हैं, ऑल्दो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट आप इन जनरल मान के चलो 40%, ठीक है। बहुत सारे, मैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ, बाकियों के लिए 75% भी है, कईयों के लिए, फॉरेन बैंक्स के लिए थोड़ा और डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है। तो क्राइटेरिया आप जानते हो कि अलग अलग है सबके लिए। बट PSL का मीनिंग ये होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। पर सोचो, अगर किसी ने अपना जो क्रेडिट था, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, जो इसकी लिमिट थी 40%, अगर इनको बोला गया कि आपने 40% इनको देना है, मान लो उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ 30% दिया, तो क्या हो सकता है ना कि शॉर्टफॉल आ गया। उनको बोला गया था कि इतने पैसे आपने इन सभी को देने हैं, पर नहीं दिए, तो एक कमी आ गई। अब कमी को पूरा कैसे करेंगे? या तो देखो इसके लिए हो सकते हैं कि आप एक सर्टिफिकेट खरीदो, ठीक है, किसी और से जिसने ज्यादा कर रखे हैं। या फिर दूसरी चीज क्या होती है, आप एक फंड के अंदर उसको पैसा डालो, ठीक है, RIDF के अंदर जो शॉर्टफॉल है, वो पैसा यूज करेगी सरकार, या नाबार्ड बोल लो, ठीक है। यहाँ पे RIDF के अंदर नाबार्ड उसको पैसा यूज करेगी कहीं ना कहीं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, ठीक है। और आपको कुछ सालों के बाद, मतलब लॉन्ग टर्म टाइम के बाद, आपको वो पैसा वापस कर दिया जाएगा विद सम अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट। कहने का मीनिंग क्या, बस बैंकों को जो अगर उनकी शॉर्टफॉल हो जाती है ना, तो उनको बोलते हैं कि अच्छा आपने पूरा पैसा इनको नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप ये पैसा डालो इस फंड के अंदर, ये फंड हम यूज करेंगे कहाँ पे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। फिर कुछ सालों के बाद आपको ये पैसा विद सम इंटरेस्ट आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इस फंड में पैसे आ जाते हैं, बैंकों का जो शॉर्टफॉल था वो भी कंप्लीट हो जाता है, और साथ साथ जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बेहतर हो जाता है। इस तरह से काम करता है RIDF। अब इसी की तर्ज पे ही हम क्या बना रहे हैं, UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब यहाँ पर ये कौन बनाएगा सर? एक तरह से देखो, इसको मैनेज किया जाएगा फंड को बाय NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। बेसिकली कहने का मीनिंग क्या, Tier 2 और Tier 3 सिटीज के अंदर हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। जैसे बताया था ना, RIDF के अंदर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे बात हो रही है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब सर Tier 2 सिटीज क्या होती हैं? देखो वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन होती है 50,000 से 1 लाख, Tier 3 वो होती है 20,000 से 50,000, ताकि अकॉर्डिंगली हम इनको यूज कर पाए। अब यहाँ पर जो गाइडलाइंस होगी ना, ये कौन इशू करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, उनके साथ ही RBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिलकर ये गाइडलाइंस को देंगे, ठीक है। इनिशियल एलोकेशन है 10,000 करोड़ की, बाकी उसी तरह से जैसे PSL शॉर्टफॉल होगा उसके लिए हम इसको साथ में यूज कर लेंगे। ये हो गया UIDF का फंडा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज मालाबार ट्री टोड। अब सर न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर मालाबार ट्री टोड, जो कि मौलम नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है, जो एक रिपोर्ट आई है, मतलब एक तरह से चेकलिस्ट आई है इंडियन एम्फीबियंस की बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें इसका मेंशन है। तो सर मौलम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? देखो ये आपको देखने को मिलेगा गोवा के अंदर, दरअसल में जो कर्नाटका वाला बॉर्डर है ना, तो वहीं बॉर्डर में देखने को मिलेगा, पर एक्चुअल में है ये गोवा के अंदर। अगर आप इस टोड के बारे में और जानना चाहते हो तो वेस्टर्न घाट्स के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेशली वहां पर जहाँ पे पानी वानी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, वेट ट्री हॉलोज होते हैं, वहां पर देखने को मिलेगा। इसको आप एशियन ट्री टोड, वाटी एशियन ट्री टोड के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ही आपको ट्री हैबिटेट्स के अंदर हो गया, वहां देखने को मिलेगा, प्लस लीफ लिटर, बेसिकली कहने का मतलब जो डेड लीफ मटेरियल रह गया ना, वहां पर आपको देखने को ये मिल जाएंगे। ये ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं रात के टाइम के ऊपर। फीमेल्स इनसे बड़े होते हैं मेल से, और साथ साथ इनका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। ये जो मालाबार ट्री टोड है ना, ये महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी देखने को मिलेगा। सर ये कहाँ पर है? देखो ये भी गोवा के अंदर ही है, ठीक है, महादाई रिवर भी आपने सुनी होगी ना वहां पे। तो गोवा, बेसिकली जो वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहा हूँ, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। और ये
इकलौते ऐसे टोड माने जाते हैं जो हाई कैनोपी पे पाए जाते हैं। कहने का मीनिंग क्या, कैनोपी का मीनिंग क्या होता है, देखो आपकी कुछ जैसे ब्रांचेस हो गया, आपके लीव्स हो गया, उनको जो ट्री के टॉप पे होते हैं ना, उनको बोलते हैं कैनोपी। आपने कैनोपी कवर सुना होगा ना, उसी तरह से ये चीज देखने को मिलती है। तो हाई कैनोपी मतलब बहुत ज्यादा वहां पे ट्रीज की डेंसिटी है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस है वहां पे। जैसे आप रेन फॉरेस्ट में देखते हो, वहां पर क्या होता है, बहुत उनकी डेंस कैनोपी होती है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये पर्टिकुलर जो टोड है ना, ये हाई कैनोपीज पे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा मॉलम नेशनल पार्क के बारे में और पढ़ना चाहते हो तो देख लो, गोवा के अंदर है। साथ ही साथ एक कदम्बा डायनेस्टी के टाइम्स पे हमें देखने को मिल जाता है। उस टाइम पे जो टेम्पल्स थे, वहां पे कुछ टेम्पल्स हैं उसके रिगार्डिंग भी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे दूध सागर फॉल्स एक्सट्रीमली न्यूज में है, ठीक है, तामड़ी फॉल्स, या न्यूज में नहीं मतलब एज एन टूरिस्टी लोकेशन है काफी। एंड साथ में ही आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक कम्युनिटी देखने को मिलेगी बफेलो हर्डर्स की, उनका क्या नाम है, धांगड़। ठीक है, इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम ना रीनेम कर दिया गया था भगवान महावीर सेंचुरी। तो अभी इसका पूरा नाम, पार्क का पूरा नाम क्या है, भगवान महावीर सेंचुरी एंड मॉलम नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको किंग कोबरा हो गया, इंडियन रॉक पाइथन हो गया, मालाबार पिट वाइपर हो गया, ये सारे भी देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ कुछ बटरफ्लाइज जैसे ब्लू मोरमोन, क्रिम्सन रोज, टेल जय एंड मालाबार ट्री निम्फ, ये पर्टिकुलर आपको बटरफ्लाइज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये थे आज के टॉपिक्स। ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी कुछ होमवर्क भी दिए हैं, उन सभी का आप ट्राई करना आंसर करने की, फिर कल इन सभी को डिस्कस कर लेंगे। कल जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं आपको क्विकली आंसर दे देता हूँ। पहला है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम क्या 1970 में आई, द आंसर इज फॉल्स। देखो ये अभी मतलब 20 साल पहले ही की स्कीम है, 2004 में आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम के ऊपर। इसी के साथ ना मैंने एक ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर क्वेश्चन दिया था, तो इसी को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। क्या ओपीएस के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, द आंसर इज फॉल्स। देखो एक्चुअल में फर्क इनका यहीं पर था। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर क्या होता था, आपको जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो आपका एम्प्लॉयर करता था, जो कि गवर्नमेंट हो गया ना इस केस में, ठीक है, सरकार करती थी। पर सरकार का क्या हो गया, खर्च बड़ा ज्यादा हो गया ओपीएस के अंदर, तो हमने क्या मूव करे, हम एनपीएस की तरफ, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर लो। यहाँ पर एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी दोनों के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता था। प्लस साथ ही साथ आप नोटिस करोगे जो नेशनल पेंशन स्कीम है ना, वो हमारे सभी सिटीजन के लिए ओपन है, ठीक है। प्लस जो एनआरआईज है हमारे, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर एनपीएस के थ्रू क्या हुआ, सरकार का एक तरह से बर्डन कम हुआ है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर बहुत ही ज्यादा था। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। काशी विश्वनाथ टेम्पल क्या वेस्टर्न बैंक ऑफ होली रिवर गंगा वहां देखने को मिलता है, सर ये बात बिल्कुल ट्रू है। स्मर्ट स्कीम क्या ये पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए है, द आंसर इज फॉल्स। ये था किसके रिगार्डिंग, ये टेक्सटाइल के रिगार्डिंग था। टेक्सटाइल फील्ड के अंदर हम यूथ को कैसे इनहेंस करें, ठीक है, अलग अलग स्किल्स हम देने की बात कर रहे थे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स जाएगी। पांचवा है पोर्टर प्राइज के रिगार्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को पोर्टर प्राइज मिला है क्योंकि उन्होंने कॉम्बैट किया है कोविड-19 क्राइसिस को। ये बात यहाँ पर बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। तो ये हो गए कल पांचों क्वेश्चंस के आंसर। इन पांचों का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे विद द अदर क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड, फिर उनको कल हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।